आज हम लोग बिजनेस स्टडी में यूनिट 3 देख रहे हैं। बिजनेस स्टडी में इकोनॉमिक्स जैसा चैप्टर वाइज नहीं है। जैसे इकोनॉमिक्स में 2 चैप्टर मिला के एक यूनिट बनता है, ऐसा इसमें नहीं है। इसमें 12 चैप्टर 12 यूनिट है, यानी बीएसटी को तोड़ा नहीं है। लेकिन इकोनॉमिक्स वगैरह में कोई राइटर क्या किया ना, उसको तोड़ तोड़ के लिख दिया। तो बीएसटी में 12 ही यूनिट है और 12 ही चैप्टर है, मतलब तीसरा चैप्टर है या यूनिट 3 बोलो, सेम है। इसमें चैप्टर मिला के यूनिट नहीं बनता है। इकोनॉमिक्स में क्या था, बहुत सारे चैप्टर मिला के यूनिट बन रहे थे। तो यहाँ पे तीसरा चैप्टर बोलो आप अपने बुक से, या तीसरा यूनिट बोलो। तो ये 3rd चैप्टर और 3rd यूनिट है। यहाँ पे देखिए तीसरा यूनिट, क्या नाम है तीसरे यूनिट का? बिजनेस एनवायरनमेंट। एक बिजनेसमैन को एनवायरनमेंट का पूरा नॉलेज होना चाहिए, वातावरण का पूरा नॉलेज होना चाहिए कि मार्केट और वातावरण जो हमारे आसपास में फैला हुआ है वो कैसे बिहेव करता है, हमारा एनवायरनमेंट कैसे बिहेव करता है, कैसे चलता है, किस तरह से संचालित होता है, उसका पूरा नॉलेज एक बिजनेसमैन को होना चाहिए। अगर बिजनेसमैन को एनवायरनमेंट के बारे में, पर्यावरण के बारे में, वातावरण के बारे में ज्ञान नहीं होगा तो बिजनेसमैन अपने बिजनेस को बचा नहीं सकता, उसका बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। और आपको पता नहीं चल रहा होगा कि कभी कभी कुछ बिजनेसमैन इसलिए डूब जाते हैं क्योंकि उनको एनवायरनमेंट के बारे में जानकारी नहीं रहता। वातावरण का मतलब आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे, एसएसटी में पढ़ते होंगे, हमारे आसपास का आवरण जो हमारे आसपास घिरा हुआ है। यहाँ भी वही है, यहाँ भी वातावरण का मतलब वही हुआ। वातावरण का मतलब होता है हमारे आसपास, लेकिन कौन सा वातावरण है? बिजनेस का। तो बोलता है हमारे बिजनेस के आसपास में जो भी आवरण घिरा हुआ है, जो भी आसपास में, ठीक है, वो सारे को हम लोग बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या क्या हमारे बिजनेस के आसपास में? हवा है, पेड़ है, हाँ या नहीं, और क्या है? पानी है, ज़मीन है, ये सब आवरण जो हमारे आसपास, कंज्यूमर हैं, टेक्नोलॉजी है, हमारे बिजनेस के आसपास में जो भी चीज़ है घुमा फिरा, वो क्या कहलाता है? बिजनेस एनवायरनमेंट। शायद लिखा भी है, देखिए, व्यावसायिक वातावरण से आशय उन समस्त घटकों से है, वो सारे फैक्टर्स, वो सारी शक्तियाँ, सारे परिस्थितियों के योग से है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। किंतु उन व्यावसायिक प्रबंध का मतलब उन पर व्यावसायिक संस्था का कोई नियंत्रण नहीं होता। ऐसे फैक्टर्स जो हमारे बिजनेस के आसपास में फैले होते हैं, ऐसे पावर्स, ऐसे सिचुएशंस जो हमारे बिजनेस के आसपास में फैले होते हैं और जिस पर बिजनेस का कंट्रोल नहीं होता है, वैसे फैक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या क्या हमारे बिजनेस के आसपास में फैला रहेगा जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता, जो मेरे कंट्रोल के बाहर है? बाकी बिजनेस छोड़ दो, मेरे इंस्टीट्यूशन के बारे में सोचो। मेरे ट्यूशन को डैमेज कौन कौन कर सकता है? मेरे ट्यूशन के लिए कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट है जो हार्मफुल हो सकता है, डेंजरस हो सकता है, ख़तरनाक हो सकता है, जिससे मेरा बिजनेस अफेक्टेड हो सकता है? बगल में ट्यूशन खुल गया तो ठीक है। और एक ठीक बात बताए, बिल्कुल, इसको बोलते हैं कंपटीटर। क्या बोलते हैं? कंपटीटर। अगर आपका कंपटीटर बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया तो आपका बिजनेस डैमेज हो सकता है। और प्रयास करो, कोशिश करो, बोलो कुछ। क्या? चलिए अब हम लोग यहाँ चलते हैं। आप लोग जितना बोल रहे हैं सब सही बोल रहे हैं, कोई गलत नहीं बोल रहे हैं। व्यावसायिक वातावरण का पढ़ लीजिएगा। अच्छा, वातावरण को कितने लोग डैमेज करते हैं? बाहर वाले या अंदर वाले? आपके बिजनेस को कौन डैमेज करता है, बाहर वाला या अंदर वाला? दोनों। और सबसे ज़्यादा डैमेज तो अंदर वाला करता है, जिसको पता ही नहीं है। हमें तो अपनों ने लूटा, अपने लोग ज़्यादा बर्बाद करते हैं, मालूम है कि नहीं? बिजनेस अफेक्टेड। अच्छा, हर बिजनेसमैन को कौन दिखता है जानते हो? अगर वो डूब रहा है ना, बर्बाद हो रहा है, उसका बिजनेस खराब चल रहा है, तो यही दिखेगा कि वो सस्ता कर दिया रेट इसलिए हम बर्बाद हो रहे हैं। भाई, आपकी गलती भी तो हो सकती है बिजनेस बर्बाद होने में। तो किसी भी बिजनेस को जो बर्बाद करता है ना, बाहर वाला नहीं करता है। बाहर वो तो लगा हुआ है, वो तो भगवान से मना रहे तुम कब खराब हो जाए। नहीं, एक रूट से 2 बस आती है गाँव से, तो एक बस वाला क्या चाहता है कि किस दिन तुम्हारा इंजन सीज हो जाए और हम फिर मजा करेंगे, 2 बार हम आएंगे जाएंगे और खूब कमाएंगे। वो हर आदमी चाहता है, हर आदमी तुमसे जलेगा क्योंकि उसका कंपटीशन तुम्हारे से है। तो हर आदमी बताओ, अब राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री की तारीफ़ करेंगे? या बीजेपी वाला कभी कांग्रेस का तारीफ़ करेगा? नहीं करेगा, वो तो दुश्मन है भैया, कट्टर दुश्मन है। कभी तारीफ़ करेगा? नहीं करेगा। तो यही चीज़ यहाँ समझना है। ये जब हमारा बच्चा, हमारा कॉमर्स का ट्यूशन है, यहाँ भी एक और कॉमर्स के टीचर है, कभी मेरा तारीफ़ करेंगे? कभी तुम लोग गया तो अपने स्टूडेंट के बीच में, नहीं सतीश सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, तो सब उठ के यहाँ आ जाएगा, वो कभी नहीं तारीफ़ करेंगे, मेरी कमी ढूंढेगा। तो कंपटीटर तो आपको बर्बाद करने पर लगा हुआ है,
लेकिन हम कंपटीटर से ज़्यादा बर्बाद नहीं होते, बर्बाद अपनी गलतियों से होते हैं। उसको कौन सा फैक्टर बोलते हैं? आंतरिक कारक, इंटरनल फैक्टर्स। तो कोई बिजनेस, अभी तक शायद आप नहीं जान रहे होंगे, इंटरनल फैक्टर के कारण आपका बिजनेस ज़्यादा बर्बाद होता है, एक्सटर्नल फैक्टर के कारण बिजनेस कम बर्बाद होता है। तो दो फैक्टर होते हैं, कुछ अंदर वाला आपके बिजनेस को अफेक्टेड करता है और कुछ बाहर वाला। अंदर में क्या क्या होगा? मेरा बिजनेस का आंतरिक कारक क्या होगा? इंटरनल फैक्टर कौन है मेरे ट्यूशन को डैमेज करने वाला? आप बोल दिया, ठीक बोल दिया कि आप ही हैं कि बर्बाद कर दीजिएगा आप। अच्छा, मेरा पढ़ाई टीचिंग स्टाइल पसंद लोगों को नहीं आ रहा है, तो क्या मेरे पास बच्चों की संख्या बढ़ेगी? मेरा बिहेवियर सही नहीं है तो बच्चों की संख्या बढ़ेगी? कुछ लोग चिड़चिड़ा रहता है कि बहुत डांटते हैं, लेकिन डिसिप्लिन इस दुनिया में सबसे पहला प्रायोरिटी में आता है। अगर आप कुछ बनना चाहते हो तो डिसिप्लिन लाइफ में जियो, अपने सिस्टम को, मतलब पूरे लाइफ जो है उसको डिसिप्लिन में ढाल के रखो, देखो आप बन जाओगे। इसलिए हम लोग सामने वाले से भी चाहते हैं कि वो डिसिप्लिन में रहे। मैनेजमेंट का तीसरा ही फैक्टर बताए थे, डिसिप्लिन बताए थे ना। इसलिए हम डिसिप्लिन वे में रहते हैं तो हम सामने वाले को भी डिसिप्लिन में रखना चाहते हैं। हमको कभी नहीं देखा इधर उधर आलतू फालतू काम करते, एकदम डिसिप्लिन वे में रहना है। हमको किसी से कोई बात करते नहीं देखा आलतू फालतू चीज़। हम अपने को अगर डिसिप्लिन में रखें, बचा के रखें, संभाल के रखें। हम चाहते हैं कि सामने वाला जो मेरा विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, वो डिसिप्लिन वे में रहे। जहाँ रहेगा ना, लोग उसको पूछेगा, उससे मिलना चाहेगा। तो डिसिप्लिन इसलिए डांटा जाता है और कुछ खास नहीं है। तो बताइए, हमको दो डैमेज कर सकता है, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल। बताते हैं भी इंटरनल में कौन आता है और एक्सटर्नल में कौन आता है। आगे बढ़ें, इसका परिभाषा दिया हुआ लिखा जा सकता है। देखिए फिर वही है, व्यावसायिक वातावरण में उन सभी बाहरी घटकों को सम्मिलित किया जाता है जिनसे व्यवसाय प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है, यानी जिससे व्यवसाय पे प्रभाव पड़ता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। वातावरण में वह सारे बाहरी घटक होते हैं जो व्यावसायिक फर्म के लिए निरंतर अवसर और जोखिम उत्पन्न करते हैं। वो सारे फैक्टर जो किसी बिजनेस के लिए मौका देता है या रिस्क देता है। क्या? या तो आपको क्या देगा? अपॉर्चुनिटी देगा, या तो थ्रेट्स। इन्वायरमेंट दो चीज़ देता है, वातावरण दो चीज़ देता है बिजनेसमैन को, मौका देता है और जोखिम देता है। कोरोना किसी को मौका दिया, किसी को रिस्क दिया। कोई डूब गया, कोई उग गया। मेडिकल दुकान गांव में इतना कमाया कि आप सोच नहीं सकते हो, उसको मौका मिला। हाँ या नहीं? नॉर्मल मेडिकल दुकान, कभी दवा नहीं बिकता था, गजब का दवा बेचा है। शहर का तो छोड़ दो, गांव वाला रगड़ के बेचा है। एक जान पहचान के बोलते 36 लाख का बेचे, 36 लाख रुपए का दवा, कि हम तो चाहते हैं कि एक झटका में और कोरोना आ जाए। 36 लाख का दवा। अच्छा, 3 दिन हजारीबाग में लाइट कट गया, हम लोग के जोखिम, पानी के लिए तरस रहे हैं, खाना नहीं बना रहा है, बच्चा परेशान हो रहा है। और जनरेटर वाले के लिए मौका, वो तो चाहता है कि 3-4 दिन और राउंड हो जाए ना। 1500 रुपया घंटा में कमा रहा था, दिन भर में 18 घंटा कम पर चला दिया। समझ रहे हो जी? 18-20 घंटा चला दिएगा जनरेटर वो, तो समझ में आ रहा है? 20 घंटा इंटू 1500, 500 लेता था, 3 लॉज में एक साथ जोड़ता है। तो 1500 के हिसाब से अगर 20 ही घंटा चला, छोड़ दो 20 घंटा, अगर 10 घंटा भी चला दिया तो एक दिन में 15,000 कमा रहा है। वो तो चाहता है कि 10 दिन बस इतने रह जाना, 1.5 लाख रुपये कमा के निकल रहे हैं, पूरा जनरेटर का पैसा वसूल एक दिन में। तो किसी के लिए समस्या है तो किसी के लिए मौका है। छठ हम लोगों को, जब छठ होता है, दीपावली होता है, ईद होता है, कोई त्यौहार आता है, तो हम लोगों का पैसा खर्च होता है, बिजनेसमैन को मौका मिलता है। जो सामान चाहो वो लेके आ गया और बेच के निकल गया। तो किसी के लिए ये इन्वायरमेंट जो है, किसी के लिए जोखिम देता है तो किसी के लिए क्या है? अपॉर्चुनिटी देता है। आपको चुनना है कि कब अवसर आया और उस अवसर का फ़ायदा बिजनेसमैन उठा ले, ये आपको सोचना है और पढ़ना है। बहुत आसान आसान भाषा में लिखा हुआ है, लिख सकते हैं ना। चलिए देखिए, कंपोनेंट कितने तरह के इन्वायरमेंट होते हैं। पहला कौन सा? आंतरिक और बाह्य। आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण। आंतरिक वातावरण मतलब, आंतरिक वातावरण का मतलब ऐसे वातावरण जो मेरे बिजनेस के अंदर ही रहते हैं लेकिन मेरे बिजनेस को डैमेज करते हैं। अच्छा, एक बात फ़ायदा है, ध्यान दीजिएगा। आंतरिक वातावरण ऐसे वातावरण होगा जो बिजनेस के अंदर रहते हैं फिर भी बिजनेस को क्या करता है? डैमेज करता है। ऐसे वातावरण को कौन सा वातावरण बोलते हैं? आंतरिक। लेकिन बिजनेस का इस पर कंट्रोल रहता है। फिर से सुनोगे, आंतरिक वातावरण का पर बिजनेस का क्या होता है? कंट्रोल रहता है। ये सारे पर बिजनेस का कंट्रोल है ना जी। अब हम पॉलिसी बना रहे, तो मेरी पॉलिसी पर मेरा कंट्रोल है ना।
हाँ या नहीं? मेरे स्टाफ पर मेरा कंट्रोल है, लेकिन कस्टमर पर मेरा कंट्रोल नहीं है, सप्लायर पर मेरा कंट्रोल नहीं है। तो यहाँ ध्यान देना इस चीज़ को कि व्यावसायिक वातावरण या आंतरिक वातावरण से का अर्थ उस वातावरण से है जो बिजनेस के अंदर ही रहता है और जिस पर बिजनेस का कंट्रोल रहता है। फिर से रिपीट करेंगे, ये बिजनेस के अंदर रहता है या बाहर रहता है? और इस पर बिजनेस का कंट्रोल होता है या नहीं होता है? होता है। और ये बिजनेस के कहाँ रहता है? बाहर। और इस पर बिजनेस का कंट्रोल नहीं होता। अब सरकार जीएसटी ला दी तो तुम्हारा कंट्रोल है, मना कर दो कि सरकार को कि नहीं सर जीएसटी आने से मेरा बिजनेस अफेक्टेड हो जाएगा, मत लाइए, ऐसा कर सकते हो क्या? नहीं, ये बाहर वाले हैं सर, इस पर आपका कंट्रोल नहीं है। कोई दिक्कत किसी को? आंतरिक वातावरण बिजनेस के अंदर, बिजनेस का इस पर कंट्रोल, बाह्य वातावरण बिजनेस के बाहर, अब बिजनेस का इस पर कंट्रोल नहीं। यानी इसको आंतरिक वातावरण को बिजनेस अपने हिसाब से चला सकता है। फिर से सुनोगे, आंतरिक वातावरण को बिजनेस अपने हिसाब से चला सकता है और इसमें क्या होगा? बिजनेस को इसके हिसाब से चलना पड़ेगा, बिजनेस को इसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तुम अपने हिसाब से मत चलो। अपने हिसाब से कहाँ चलोगे? अरे आप सारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हो, आप सबको हम अपने हिसाब से चला सकते हैं, हाँ या नहीं? लेकिन इनको हम अपने हिसाब से चला सकते हैं? नहीं, इनको हम अपने हिसाब से नहीं चला सकते। तो बोलता है कि ये बिज़नेस के कंट्रोल में, तो बिज़नेस अपने हिसाब से इसको सेट करता है, और ये बिज़नेस के कंट्रोल के बाहर है तो बिज़नेस इसको सेट नहीं करता, ये लोग बिज़नेस को सेट करता है कि कैसे बिज़नेस को चलना है। बताओ, कंज्यूमर बोल दिया कि नहीं हमको कपड़ा पूरा नहीं चाहिए, एकदम फटा हुआ जीन्स चाहिए, तो बिज़नेस लेकर आता है कि नहीं आता है? वो जानता है कि ख़राब है लेकिन लेकर आता है। हमको सिगरेट चाहिए, बिजनेस में बोलता है मर जाओगे, बोलो कोई बात नहीं, लेकर आता है। तुमको जो चाहिए हम लेंगे, जहर लो या तुम अमृत लो, लेके आता है कि नहीं आता है? तो बिजनेस कंज्यूमर के हिसाब से चलता है या बिजनेस के हिसाब से कंज्यूमर चलता है? बिजनेस के हिसाब से कंज्यूमर चलता है? नहीं, कंज्यूमर के हिसाब से बिजनेस चलता है। बताओ, आप सब लोग अभी सारे बच्चे एक ही डिमांड करने लगे कि ऐसा कीजिए ऐसा कीजिए, तो हमको करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो बिजनेस अफेक्टेड हो जाएगा। तो इसलिए बाह्य जो फैक्टर है, बाहर वाले जो तत्व हैं, उसके हिसाब से बिजनेस को चलना पड़ता है। अब देखो कौन कौन आंतरिक कार्य है ना, यानी ये जो अभी डायलॉग दिया था ना, हमें तो अपनों ने लूटा, तो ये सब अपने वाले हैं, ये सब अपने लोग हैं जो हमको बर्बाद कर देते हैं। पढ़िए फर्स्ट, बताइए सर क्या लिखा हो फर्स्ट? बिजनेस का उद्देश्य, और अगर नीति गलत बना देंगे तो बाहर वाला क्या बर्बाद करेगा? आप खुद बर्बाद हो जाओगे। अगर आप अपनी बिजनेस की पॉलिसी या ऑब्जेक्टिव गलत बना दोगे तो बाहर वाला आपको थोड़ी डैमेज करेगा, आप खुद लूटा जाओगे। दूसरा, प्रोडक्शन सिस्टम, अब आपका प्रोडक्शन सिस्टम गलत है, प्रोडक्शन कैपेसिटी गलत है, तो आप खुद बर्बाद हो जाओगे। तीसरा क्या है? बोलता है प्रबंध में भागीदारी एवं प्रबंध सूचना प्रणाली। आपका मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन और मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम अगर ठीक नहीं रहेगा तो आप अपने लुटा जाओगे, कोई दूसरा आपको बर्बाद नहीं करेगा। MIS क्या होता है? प्रबंध सूचना प्रणाली। अच्छा, झारखंड सरकार बहुत बड़ी है, छोड़ दो। झारखंड सरकार क्या अपने यहाँ MIS लगा रखी है, प्रबंध सूचना प्रणाली? नहीं। अगर प्रबंध सूचना प्रणाली झारखंड सरकार लगा देना तो 1 सेकेंड में झारखंड का दिशा और दशा सब बदल जाएगा, 1 सेकेंड में बदल जाएगा। कोई करप्शन नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता है, सही समय पर सबका काम होगा। और जितने आप ऑफिसर देख रहे हैं ना, अफसर और नेता मंत्री, सब सुधर जाएंगे। खाली बस मुख्यमंत्री को ईमानदार रहना होगा कि हम ईमानदार हैं, और MIS लगा दो, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। नायक फिल्म देखा अनिल कपूर का, लगाया था वहाँ। अब बताओ क्या है? अरे वो एक दिन का छोड़ दो, हमको उससे मतलब नहीं, MIS लगाया था वो, तो क्या किया होगा MIS लगाने के लिए? मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम का मतलब है कि नीचे जो काम हो रहे हैं उसकी जानकारी बॉस को होना चाहिए ना। अब क्या होता है जानते हो? लेबर परेशान है, लेकिन सुपरवाइज़र मैनेजर ये सब मिल बांट के क्या कर रहा है, वो उसका पैसा खा जा रहा है और ऊपर बात पहुँचने नहीं दे रहा है, बात को वहीं दबा कर रख रहा है। और लेबर मिलना चाहता है तो लेबर को मालिक से मिलने तो मिलेगा नहीं, तो लेबर का समस्या ऊपर कैसे जाए? वो तो सुपरवाइज़र को बोलेगा मैनेजर चिट्ठी लिख के दे रहा है, तो चिट्ठी लिख के दोगे तो मान लो यहाँ से हम चिट्ठी लिख के दे रहे हैं कि भैया हमारे यहाँ का जो वीडियो है वो बहुत ख़राब है, सारी योजनाओं का पैसा लूट ले रहे हैं, ना तालाब बनता है ना कुछ बनता है, ना इंदिरा आवास में घर बन रहा है। हम लिख के दिए चिट्ठी एक आम जनता के नाम पर। चिट्ठी गया DC ऑफिस, DC भी करप्ट थे, उसमें DC भी पैसा खा रहे थे,
फाड़े चिट्ठी को रख दिया, मुख्यमंत्री पास गिवे नहीं किया, तो कैसे एक्शन आएगा? तो मुख्यमंत्री को करना ये था कि एक टीम बनाना है, 25 लोगों का ऑफिस एक बिल्ड कीजिए अपने घर पे, 25 लड़के को वहाँ सेट कीजिए, 25 लड़के को जॉब दीजिए और एक टोल फ्री नंबर दे दीजिए, टोल फ्री नंबर दे दीजिए और 25 का फ़ोन एक दूसरे से कनेक्ट कर दीजिए। अब बोलिए कि आम जनता को दे दीजिए मीडिया में आके कि ये मेरा टोल फ्री नंबर है, आपको कोई दिक्कत हो, कोई ऑफिसर काम नहीं करता हो, घूस मांगता हो, कुछ भी करता हो, आप एक फ़ोन मारो, हम तुरंत एक्शन लेंगे। बताओ जी, कहे कि वीडियो के पास थाना में गए, नहीं थाना प्रभारी सामने वाला पैसा वाला आदमी था, वो पैसा दे दिया, मेरे केसे रजिस्टर नहीं कर रहा है, फ़ोन मार दिया मुख्यमंत्री को, सुना दिया मुख्यमंत्री, सस्पेंड करो उसको 20 दिन के लिए, कोई एक्शन, डायरेक्ट एक्शन, कुछ नहीं सुनना है, तुम्हारी गलती है, सस्पेंड करो इसको। दरोगा साहब सस्पेंड हो गए, क्या होगा? अगले बार थाना में जाएगा तो अगर कुर्सी पोंछ के ना बैठा दिया ना जनता को, तो बता देना तुम जनता के नौकर हो, सेवक हो, सेवक बन के रहो, मालिक मत बनो। आज क्या हो रहा है? पहले राजतंत्र था, राजा राज करता था, आज क्या कर रहा है? अफसर राज कर रहा है। जनता तो नीचे बैठा है, बाबू कर दीजिए, बाबू साहब जो है फोटा नहीं बतिया रहे हैं। भाई नौकर हो तुम, पैसा लेते हो इसीलिए, लेकिन भूल गया लोग, इतने करप्ट हो गए हैं कि उसको पैसे के अलावा कुछ नहीं दिखता है। सही है कि नहीं? लेकिन मुख्यमंत्री ऐसा कोई सिस्टम डेवलप करे तब ना जनता से हम डायरेक्ट संवाद करें, जनता की समस्या को सुने। नीचे वाला जनता त्रस्त है, ऊपर वो भी मस्त है ना, नीचे वाला कोई बात जा रहा है। अच्छा, अगर मगर मुख्यमंत्री पूछते भी कैसा चल रहा है सब कुछ, तो जो ऑफिसर खा रहा है पूरा चेन से, ऊपर से खाते आ रहा था सब, तो क्या बोलेगा? बहुत बढ़िया चल रहा है सब, बहुत बढ़िया। मुख्यमंत्री को एसी के रूम से बाहर निकलने का मौका मिले तब ना काम जनता कैसे जी रही है। समस्या यही है, वहाँ एसी से बाहर निकलता है, वो आराम से ऑफिस एसी से बाहर निकलता है, गाड़ी में बैठता है। अच्छा, मुख्यमंत्री जा रहा है तो रोड खाली है, तो उसको लगता है कि मेरे राज्य में सब शांति है एकदम। देखो कितना शांति है। बाहर कब देखता होगा? जब गाड़ी से आता और जाता है। बाकी तो अपना सचिवालय में बैठा रहा, मुख्यमंत्री कार्यालय में, वहाँ भी एसी लगा हुआ है। अच्छा, जो लोग ऑफिसर आ रहे हैं बोले सर ज़बरदस्त चल रहा है सर, और नीचे लूट रहा है, बर्बाद कर रहा है। झारखंड की स्थिति यही है, लुटा रहा है। क्यों झारखंड को सुधारा नहीं जा रहा है? क्योंकि उसके यहाँ क्या नहीं है? मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। जिस दिन इन्फॉर्मेशन सिस्टम डेवलप हो गया, एक आम जनता, एक आम आदमी है जो अभी 3 ऑफिसर गया ना जेल, 3 ऑफिसर, 3 बड़े बड़े IAS ऑफिसर को जेल भेज दिया, आम आदमी है वो, केस कर दिया। जो ज़मीन मामला पर भी हाल फिलहाल में नहीं गया 2 IAS, सोचो IAS ऑफिसर, वो भी IAS खाली नहीं था, DC नहीं था, मुख्यमंत्री का सचिव था, सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर को उड़ा दिया। मतलब राज्य का सबसे पावरफुल ऑफिसर को जेल भेज दिया। राज्य का समझो सुप्रीम मुख्यमंत्री के जस्ट नीचे है, वो मंत्री लोग से भी ज़्यादा पावर रखता है, उसको एक आम आदमी कोर्ट में जाके जेल भिजवा दिया। वो आदमी ज़मीन खरीदा था, उसका ज़मीन ये लोग ज़बरदस्ती ले लिया और रजिस्ट्री करा दिया। केस किया, जीत गया, और जीत गया, जेल चले गए दोनों। आम आदमी का पावर ये है। तो क्यों नहीं कर पा रहे लोग? आम जनता अंदर बर्दाश्त करके रह जाता है कि अरे हमारे ऊपर जाने दो, करने दो, मेरा ही किस्मत है। किस्मत क्या है? आपके पास क्या नहीं है? MIS नहीं है। ऐसा कोई सिस्टम होता कि हम किसी से भी सवाल पूछ सकते हैं कि क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ। तो अगर MIS रहेगा ना तो आपको पावर मिलेगा, तब आपकी कंपनी अच्छी होगी। यार आप अगर MIS ख़राब रहेगा, अब बताइए हम बैठे हुए कंपनी में नीचे क्या हो रहा है पूछते हैं तो सब आदमी बोलता है बहुत अच्छा है, और लेबर से हम पूछ ही नहीं पा रहे, लेबर सब गुस्से में। जब अंदर हम पता किए तो इसलिए देखिएगा मालिक क्या करता है कि सबसे मिलता है, किसी से भी जाकर मिलेगा। लेबर को पूछा टाइम पर सैलरी मिल रहा है, सैलरी बढ़ा, बोला कहाँ बढ़ा बाबू, 3 महीना का मिला नहीं, 3 महीना से नहीं मिला, कोई बढ़ा नहीं है। तो सुपरवाइज़र को बुला पूछेंगे ना कि अरे हम सैलरी बढ़ाने का ऑर्डर दिए तो तुम बढ़ाया क्यों नहीं? जिसको पेमेंट टाइम पर कहीं नहीं देता, हर महीना तुमको 3 तारीख को पैसा देते थे, कहीं देता है लोग को? तो बताओ, सुपरवाइज़र को एक बार डांट देंगे कि तुम सुधरो नहीं तो तुमको तुम्हारा सैलरी रोकेंगे एकदम, इसको 8 महीना तक कोई सैलरी नहीं मिलेगा। तो 8 महीना उसको नहीं देंगे तो नीचे वालों को टाइम पर क्लियर करेगा कि नहीं करेगा? अच्छा, उसके डर से बाकी सुपरवाइज़र सुधर जाएंगे या वही हाल में रहेंगे? सुधर जाएंगे। एक्शन लीजिएगा तब ना। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? जानकारी तो चाहिए ना। ऑफिसर जो टॉप में बैठा उसको कैसे जानकारी मिलेगा? बताओ, कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, आपको क्या हो रहा है, टीचर पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे ठीक से, आप प्रिंसिपल से कभी मिलने नहीं जाते, कैसे प्रिंसिपल को मालूम कि आपका क्लास प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, सिलेबस पढ़ा रहे हैं कि नहीं, टीचर जो पढ़ा रहे हैं आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, टीचर कहीं गलत तो नहीं करते हैं आपके साथ? तो प्रिंसिपल को मिलना पड़ेगा ना। नहीं तो प्रिंसिपल एक नंबर जारी करे कि अगर तुमको कॉलेज में किसी तरह की समस्या, इस नंबर पर फ़ोन करो, मेरे से बात होगी। आपको कोई समस्या है, प्रिंसिपल से बात की सर यहाँ पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही सर, प्रिंसिपल एक्शन लेंगे तब ना सुधरेगा। अब MIS है ही नहीं आपके कॉलेज में, तो क्या होता है, धीरे धीरे कॉलेज में बच्चा छोड़ना शुरू कर देता है। एक बार फंस जाता है, दूसरे को नहीं एडमिशन कराता, धीरे धीरे कॉलेज में एडमिशन कम होने लगता है, कॉलेज बंद हो जाता है। बात समझ गए? MIS होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसके नीचे क्या है?
हाँ, कैसे आप मैनेज करते हो, मैनेजमेंट का अप्रोच क्या है, कैसे मैनेज करते हो आप अपने बिजनेस को। उसके नीचे क्या है, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैसे आप सेट किए हो, ये भी बहुत गलत आदमी को अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में लगा दिए तो बर्बाद कर देगा। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, जो मैन पावर है उसकी क्या विशेषताएं हैं, मैन पावर कैसा सोचता है, किस तरह का काम करता है। मैन पावर मतलब लेबर, अरे वर्कर कैसा सोचता है। ये सारे इंटरनल फैक्टर है जो आपके बिजनेस को डैमेज कर सकते हैं। ये आपके कमांड में एंड कंट्रोल में है, इसको आप अपने हिसाब से चला सकते हैं। लेकिन पहले जानने की ज़रूरत है कि कौन ऐसा फैक्टर है जिसके कारण मेरा बिजनेस क्या हो रहा है, अफेक्टेड हो रहा है। वो फैक्टर को पहचानने की ज़रूरत है, वो पहचान लिए, उसको ठीक कीजिए। चलिए, बाहर वाले कौन है जो हमको बर्बाद कर सकते हैं। पहला कौन है, जानते हो ना, भगवान होता है। और हम लोग अकेले एक इंसान हैं, हम लोगों के फील्ड में एक अकेला है कि भगवान को भी पीट देते हैं। बाकी कोई बिज़नेस ऐसा नहीं जहाँ भगवान को पीटा जाता है। हम लोग का बिज़नेस अकेला है, भगवान को भी पीट देते हैं। हाँ या नहीं, हम लोग पीट देते हैं, भगवान को पीटते हैं। और डॉक्टर वाला भगवान को रुलाता है, नहीं, वो लोग भगवान को ही क्या करता है, रुलाता है। और सबसे बढ़िया तो बस बाल काटने वाले का है कि गुस्साया तो कान इधर खींच देगा, नाक उधर खींच देगा, सब भगवान के साथ ही करता है। तो कस्टमर क्या होता है, भगवान होता है। दूसरा तो कस्टमर बाहर वाला है कि अंदर वाला है, कस्टमर को बिजनेस कंट्रोल कर पाएगा क्या, हम आप लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं, आप स्वतंत्र हैं, अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। दूसरा क्या है, कंपटीटर, इसको कोई कंट्रोल कर पाया है। अपने कंपटीटर को बोलोगे तुम आज दुकान नहीं खोलेगा, आज लगन का दिन है जी, तुम दुकान नहीं खोलेगा, हम ही खोलेंगे, ऐसा नहीं है सर। और ज़बरदस्ती खोलेगा, काइन खोलेंगे, 24 घंटे खोलेंगे। कंपटीटर को कोई रोक नहीं सकता। सप्लायर को कोई रोक सकता है, सप्लायर वह व्यक्ति जो आपको सामान क्या करता है, सप्लाई करता है, बेचता है। पब्लिक, जनता को कोई रोक सकता है। और मार्केटिंग इंटरमीडिएट मतलब होलसेलर रिटेलर, इसमें होलसेलर रिटेलर आएगा। अच्छा, जनता और ग्राहक में क्या अंतर है, सारी जनता ग्राहक नहीं होती, लेकिन सारी ग्राहक जनता होती। अरे आप सब ग्राहक हो हमारे ना, तो आप जनता हो ना। लेकिन क्या रोड पे जितने चलने वाले सब कॉमर्स वर्ल्ड के स्टूडेंट हैं, ऐसा तो नहीं है। तो सारी जनता तो ग्राहक, लेकिन बदनाम खाली ग्राहक नहीं करेगा, आप तो हमको बर्बाद कर ही सकते हैं। कैसे बर्बाद कर सकते हो, अब कल से धमकी देने लगेगा कि ज़्यादा मत बोलिए, समझ गए ना, बर्बाद कर देंगे। बताओ कैसे बर्बाद कर सकता हूँ। हाँ, बाहर सिर्फ नेगेटिव बात बोलेगा, हम लोग फंस गए यार, अच्छा पढ़ाई नहीं होता है, बहुत सारा चीज़ नेगेटिव बोल देगा, तो मार्केट में तो नेगेटिव जाएगा ना। अच्छा, दूसरा क्या जानता है जो हमको नहीं जानता है, वो यही सोचेगा जब वहाँ का स्टूडेंट बोल रहा है तो कमी तो होगा, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अच्छा, आप लोग तो बर्बाद कर ही सकते हो, जनता कैसे बर्बाद कर सकती है। आप लोग कुछ नहीं बोल रहे हो, जनता में अफवाह फैला दिया गया, बहुत सारा अफवाह फैला दिया जाए तो क्या होगा। जैसे बीच में फैल गया था ना, मैगी में शीशा है, लेड ज़्यादा रहता है, मैगी का सेल एकदम 10% पे आ गया, 90% गिर गया। फिर बेचारा को प्रूव करने में टाइम लगा कि नहीं है सर इसमें। अब अच्छा मान लो जी सब बोल दिया कि किसी खाने में जो है वो जहर टाइप का है, वो डेंजरस हो सकता है शरीर के लिए, लोग छोड़ दिया। तुम आके सामने बोलो तुम मालिक हो, बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं है, विश्वास करेगा। बोले अच्छा, लगता है इसका स्टॉक फंस गया है, कुछ माल बनाया था नहीं बिका है इसलिए ऐसा बोल रहा है। कोई नहीं खरीदेगा, उसको प्रूव करना पड़ा। जितना बड़े बड़े एजेंसीज है उसमें जाके दिया कि लीजिए हम टेस्ट करिए ना भाई, अगर ख़राब है तो आप पब्लिकली बोल दीजिए, मीडिया में आके बोल दीजिए कि इसमें ख़राब है, हम नहीं बेचेंगे। अगर ख़राब नहीं है तो बदनाम क्यों कर रहे हैं आप, आके मीडिया में बोलिए। तब जब मीडिया में आके बोला कि नहीं मैगी में ऐसा नहीं है, फिर सेल बढ़ गया। बात समझ गए। तो ये बाहर वाले लोग बड़ा डेंजरस होते हैं, आपके बिजनेस को बर्बाद भी कर सकते हैं और आबाद भी करते हैं। ये जनता है, सब जानती है, ठीक है, आपके बिजनेस को आगे भी लेके जा सकती है और बर्बाद भी कर सकती है। बात समझ गए। अच्छा, क्या इन सारे फैक्टर पे आपका कमांड रहता है, ये आपके कंट्रोल में रहते हैं? नहीं, कोई कंट्रोल में नहीं है, कोई भी कंट्रोल में नहीं है, सब नियंत्रण के बाहर है। कोई दिक्कत है? बीच में एक बार हंगामा कर दिए थे, 2-3 टीचर मिलके क्या किए कि हल्ला कर दिए, सतीश सर छोड़ रहे हैं पढ़ाना। अब पता नहीं ये कैसे कैसे पूरा वायरल कर दिया हजारीबाग में लगभग। वो अपने स्टूडेंट को बोल दिए कि सतीश सर तो पढ़ा रहे, छोड़ दिए। उनको से पता भनक लग गया था कि उनका स्टूडेंट मेरे पास आएगा। अब ये बात बोल दी सतीश सर तो पढ़ाना छोड़ दिए, कहाँ जाएगा, तुम 12th में आना ना हमारे पास, बताएंगे, जाओ तुम 11 छोड़ के। और बच्चा 11 छोड़ के ही नहीं गया उनके पास। एक दिन ऐसे टकरा गया, यहाँ आया मिलने के लिए, बोला सर आप छोड़ रहे हैं क्या? बोले कौन बोल दिया जी, सतीश कुमार रहे ना रहे, कॉमर्स वर्ल्ड चलता रहेगा,
छोड़ने वाले सवाल ही नहीं है कि सर हम जहाँ पढ़ रहे थे टीचर ऐसे ऐसे बोले। तब हमको लगा कि यार बड़ा डेंजरस चीज़ है। स्टूडेंट लोग को बताना पड़ा, देखो हम नहीं छोड़ रहे हैं बाबू, अपना स्टूडेंट को बता रहे हैं। तो लोग बोले काहे सर, क्या बोल रहे हैं आप, क्यों ऐसा बोल रहे हैं? बोले देखो ऐसा अफवाह फैला दिया गया कि अगर कोई तुमसे पूछे तो तय मानना कि कॉमर्स वर्ल्ड कभी बंद नहीं हो सकता। ये तो हम प्लान बना रहे हैं कि तुम लोग को बाल बच्चों को पढ़ाएंगे, ये तो तुम लोग तो छोड़ दो, और एकदम सबको कॉमर्स दिलवाना है, समझ गया ना? तो तुम लोग के बाल बच्चे को पढ़ाने का टेंशन लिए हुए हैं, तो कॉमर्स वर्ल्ड कैसे बंद होगा? समझ में आया? तब फैलाना पड़ा, तो फिर अफवाह धीरे धीरे ख़त्म हुआ। तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपका कंपटीटर है, कुछ भी अफवाह फैला देगा, कुछ भी आलतू फालतू बात फैला देगा। एक हल्का सा उसको खाली क्लू मिलना चाहिए, वो तुरंत फैला देगा। मार्केट में अफवाह फैलाने में टाइम नहीं लगता। बात समझ गए? हाँ या नहीं? किसी के बेटे को पुलिस स्टेशन में खाली देख ले, पुलिस पकड़ा रहा था, ऐसे हाथ पकड़ के खींच रहा था, देख लिया, उसके बाद देखो गांव में आके क्या हवा मार देगा सब। अरे एकदम चोर उर होगा, पकड़ के ले पुलिस थाना में ले गया, इसको मार रहा होगा पूरा। अंदर गया तो पता चला ही नहीं, दोस्त था जो दरोगा था, वो दोस्त था, तो ऐसे हाथ खींच के अपने तरफ बोल रहा था बैठो नहीं यार, कहाँ जा रहे हो फिर। लेकिन बात को समझा नहीं और अफवाह फैला दिया। होता यही है, बात को समझ नहीं पाते और अफवाह क्या करते हैं, फैला देते हैं। और जहाँ अफवाह फैला दिए उसको फिर अच्छा कोई बोल दिया अगर किसी का कि फलना का बेटा चोर है, तो इसको सुधारने में कम से कम 1.5 साल लगेगा, सुधारने में 1.5 साल। उसके बाद भी कोई आदमी बोला ना हो ही नहीं सकता, तू शरीफ है, तुमको घर में घुसने नहीं देगा, ये स्थिति है जी, अफवाह घुसने देगा। और तुम बैठ भी गया घर में तो जिधर देखेगा ना उधर देखेगा कि किधर ध्यान दे रही, और कहीं गलती से ऐसे गेट उठ तरफ ध्यान दिया, गेट खिड़की किधर है, तो समझ आएगी लगता है कल घुसने का प्लान बना रहा है, इसका कोई उपाय नहीं। अफवाह बड़ा डेंजरस चीज़ है बाबू, समझ गए? तो इसलिए अपने बिजनेस में र्यूमर्स फैलने से, अफवाह फैलने से बचाना होगा, नहीं तो र्यूमर्स फैला तो आपका बिजनेस चौपट कर देगा। और कौन फैलाएगा? यही लोग हैं, वो नहीं फैले, उसमें तो मेरा अपना कंट्रोल। ये लोग हैं ना र्यूमर फैला देते हैं, अफवाह फैला देते हैं, और अफवाह आपके बिजनेस को क्या कर सकता है, चौपट कर सकता है। तो सोचो कि एक बिजनेसमैन को कितने लोगों से लड़ना पड़ता है। चलो मैं फिर बता दूं, सोचो एक आप ऐसे बिजनेसमैन हो जिसको बाहर वाले से तो खतरा है ही कि बाहर निकलेंगे तो कोई भी मार देगा, लेकिन अंदर वाले से भी खतरा है कि घर वाले भी मार सकते हैं। तो उस व्यक्ति, सोचो एक व्यक्ति है जिसको बाहर वाले से खतरा है कि बाहर कोई भी हमको मार सकता है, और उसको इस बात का भी खतरा है घर वाले भी मार सकते हैं। कैसे नींद लेगा वो, कितना चौकन्ना रहेगा सोते समय, वो हथियार लेके सोएगा और एकदम चौकन्ना रहेगा, हल्का भी खट खुट का आवाज़ है उठ के बैठ जाएगा। बिजनेसमैन को ऐसे ही रहना पड़ता है। समझ में आया? उस आदमी का सिचुएशन समझे? हम एग्जांपल उस आदमी से दिए कि एक आदमी, मान लो तुम हो, तुमको अपने घर वाले से खतरा है कि घर वाले भी हमको मार सकते हैं, हाँ या नहीं? और बाहर वाले से भी खतरा है, बाहर भी कोई मार सकता है। सोचो उस आदमी को कितना नींद आएगा और कितना चौकन्ना रहना होगा। बात समझ आ रहा है? उसी तरह से एक बिजनेसमैन को चौकन्ना रहना होता है कि हम अपने कारण भी बर्बाद हो सकते हैं और बाहर वाले के रोज़ लड़ना पड़ता है इनसे, इंटरनल फैक्टर से भी और एक्सटर्नल फैक्टर्स। अगर कहीं कमी रहा तो आप बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए एक बिजनेसमैन दोनों फैक्टर को बहुत बारीकी से ध्यान देता है कि कहीं कुछ तो परेशानी नहीं है। अगर कहीं लग रहा है तो उसको सही करने की कोशिश करता है। तो हमेशा याद रखना, आपको सिर्फ अंदर वाले से लड़ना नहीं है। आप बिज़नेस चला रहे हो तो अपने इंटरनल फैक्टर से तो लड़ ही रहे हो, साथ ही साथ आपको एक्सटर्नल फैक्टर से भी लड़ना है। गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, उससे आपका बिजनेस भी अफेक्टेड होगा। जीएसटी आ गया, क्या सारे के बिजनेस अफेक्टेड नहीं हुआ? हाँ, एक फ़ायदा ये होता है, एक फ़ायदा प्लस पॉइंट ये होता है कि इससे सबका बिजनेस बर्बाद होता है। ये मेरा ही खाली बर्बाद नहीं करेगा, ये सबका ना होगा जी। जैसे सरकार जीएसटी लाई तो जीएसटी आने से सबका हुआ या केवल मैं एक बिजनेस पर असर पड़ेगा? सबका होगा। सबका नोटबंदी आ गया तो नोटबंदी से सबका हुआ या किसी एक पर हुआ? सबका हुआ। लेकिन ये सिर्फ आप ही को डैमेज करेगा, इंटरनल फैक्टर आप ही को डैमेज करेगा, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर क्या कर सकता है? वो सबको डैमेज करेगा ना। अब कोरोना आया तो सबका ट्यूशन बर्बाद हुआ, अकेले हम थोड़ी बर्बाद हुए। हाँ, लेकिन इसमें जो दिमाग लगाया और इन्वायरमेंट को समझ पाया, पर्यावरण को समझ पाया, वो इसमें कमा लिया। और जो पर्यावरण को नहीं समझ पाया वो कमा नहीं पाया। कुछ ट्यूशन ऐसे हैं जो कोविड में ही आगे बढ़े ऑनलाइन के चक्कर में। बात समझ गए? अब देखिए सबका ये पढ़िए, इंटरनल फैक्टर समझ जाओगे। ऐसे फैक्टर्स जो बिजनेस के अंदर होते हैं और बिजनेस को प्रभावित करते हैं, ऐसे फैक्टर को कौन सा फैक्टर बोलते हैं? एक्सटर्नल मतलब जो बिजनेस के बाहर होते हैं और बिजनेस को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स समझ जाओगे।
विशेषता बताओ, व्यवसायिक वातावरण की विशेषता। वातावरण कैसा होता है, एनवायरनमेंट कैसा होता है? अच्छा, एनवायरनमेंट को कोई समझ पाया आज तक? हम आपको बता दें कि आज तक कोई व्यक्ति वातावरण को समझ नहीं पाया। जो समझ जाएगा वो टॉप में रहेगा। ये बहुत रिस्की चीज़ है सर। एनवायरनमेंट को कोई नहीं समझ पाता कि एनवायरनमेंट कैसे रूप प्ले करता है, कोई नहीं बता सकता। तो चलिए यहाँ देखिए, पहला फैक्टर क्या है? एनवायरनमेंट क्या है? बाहरी घटकों का क्या है? योग है। बोलता है इट इज़ अ सम ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर। जितने बाहर के फैक्टर्स हैं, कंज्यूमर है, सप्लायर है, बैंक है, सबका सब जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर हैं सबको जोड़ देंगे तो क्या होगा? बिजनेस एनवायरनमेंट हो जाएगा। दूसरा क्या है? इसमें दो तरह के फैक्टर होते हैं, जनरल फैक्टर होते हैं और स्पेसिफिक फैक्टर होते हैं। मतलब माइक्रो और मैक्रो होता है। माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटे फैक्टर्स होते हैं, और एक होता है मैक्रो, बड़े फैक्टर्स। छोटा वाला को थोड़ा अगर ध्यान नहीं भी दिए तो उतना कोई दिक्कत नहीं, बड़े वाले फैक्टर को ज़्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि उस पर ज़्यादा। अब जैसे माइक्रो फैक्टर्स में आता है कि कंज्यूमर के साथ बिहेव अच्छा कीजिए, और कंज्यूमर जब भी आए उसको बोलता है बिजनेस में कि कंज्यूमर आता है तो गिलास पानी पिलवाइए। अब बहुत सारे दुकान में नहीं भी देता है तो कंज्यूमर उतना ध्यान नहीं देता है। क्या जी, अगर पानी कोई नहीं पूछता है तो हम लोग ध्यान देते हैं, बहुत मैटर कर लेता है क्या? उतना फोकस नहीं करते, अच्छा नहीं दिया कोई बात नहीं। और किसी दुकान में दे देता है तो भी हम लोग उतना बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है पानी देने से। ऐसा होता है कि पानी दे दिया है तो यहीं पे खरीदेंगे, ऐसा कुछ नहीं। कंज्यूमर नॉर्मली उसको मानता है। तो बोलता है ये सब छोटा छोटा फैक्टर। लेकिन आप बड़े शोरूम में जाओगे जरूर पानी पिलाएगा, और ज़रूरत पड़ा चाय भी पिला देगा, जूस भी पिलाता है। चलो जूस भी पिलाता है, तब तो वैसे जगह 2-4 राउंड मारो। अच्छा एक बात समझ लेना कि जूस पिलाया या चाय पिलाया या पानी पिलाया तो तुमको बांध दिया। अब तुम किस मुंह से उठ के आओगे? आओ, वो कुछ नहीं बोलेगा, वो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन तुमको इतना बुरा लगेगा वहाँ से उठ के आने में कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो बोलता है सबसे सस्ता वाला सामान उठा लो, लेकिन उठाओ ज़रूर, इसके पैसे का मोल चुका लो। अब किसी होटल में गए, तुरंत देखा एक छोटा सा बच्चा है, एक चॉकलेट लेके आया, दे दिया, लीजिए आप, सम्मान के साथ दिया, आ जाइए आप लीजिए। तुरंत बच्चा को चॉकलेट दे दिया। मजाल है जो तुम नहीं खाओगे, अब पैसा नहीं दे पाओगे। पैसा तो 5 रुपये हम ले लेंगे, चॉकलेट वाला पैसा कहीं भी लपेट लेंगे, छोड़ेंगे तो नहीं। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है कि तुम बिना खाए उठ के आ गए। बिजनेस इसको बोलते हैं। तो वही है कि बिजनेस के 2 फैक्टर्स होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। मतलब बहुत छोटा छोटा फैक्टर। अब हम अपने स्टूडेंट को एकदम छोटा छोटा जो चीज़ है वो बारीकी चीज़ को नहीं ध्यान देते, और बच्चा भी इग्नोर करता है, उसको उतना नहीं देखता है कि हमको मिला कि नहीं। बताओ, आप यहाँ आते हो वेलकम करने के लिए तो कोई नहीं रहता है सामने, आइए सर, अब बैठिए सर, तुरंत साफ़ करेगा बेंच, ऐसा सुविधा तो नहीं मिलता है। और आप लोग भी ऐसा नहीं चाहते हो। अगर इतना सुविधा देने लगे शर्मा जाएगा सब, यार ऐसा बहुत हो गया सर। तो माइक्रो वेरिएबल को कोई ध्यान नहीं देता है, देखता है मैक्रो वेरिएबल यानी बड़े फैक्टर्स, उसको ध्यान देता है। बाकी छोटा छोटा चीज़ को सब आदमी इग्नोर करता है कि अरे इतना कौन देखता है। तो छोटे फैक्टर्स को इग्नोर करता है कंज्यूमर, लेकिन बड़े फैक्टर्स को जरूर ध्यान देता है कि नहीं हमको ये चीज़ वहाँ नहीं मिला और ये चीज़ यहाँ मिल रहा है, ये सुविधाएँ ध्यान दीजिएगा। और क्या है, तो 2 फैक्टर है, कुछ स्पेशल फैक्टर है जो उसको फोकस करने की जरूरत है, और जनरल फैक्टर को छोड़ देता है, इग्नोर कर देता है, अगर ये सब कोई दिक्कत नहीं, सब जगह चलता है। बात समझ गए? स्पेशल जो फैक्टर्स है उसको जरूर ध्यान देना चाहिए कि मेरा विशेष क्या है, जनरल फैक्टर को छोड़ देने की जरूरत है। अब बताओ, रिस्क है, बिजनेस एनवायरनमेंट में रिस्क भी है और अनसर्टेनिटी भी है, अनिश्चितता। क्यों? क्योंकि कल क्या होगा एनवायरनमेंट में ये कोई जानता है? अच्छा, बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब अभी के बारे में सोचना है या आगे के बारे में सोचना है? क्या आगे कोई जानता है? भविष्य क्या है? भविष्य क्या है? अनिश्चित है, और अनिश्चित है इसलिए रिस्क है। अनिश्चित है इसलिए क्या है? रिस्क है। अगर अनसर्टेनिटी ना हो, सर्टेन हो कि आज से 3 दिन बाद ऐसा होगा, सर्टेन है, फिक्स है, तो फिर रिस्क होगा क्या? लेकिन कोई बता सकता है कि आज से 4 दिन बाद ऐसा होने वाला है? हमको कोई बता देता है कि आज से 3 दिन बाद इतनी तेज़ आंधी तूफान आएगी, इतना तेज़ आएगा कि 4 दिन तक बिजली बाधित रहेगा, तो हम क्या करते? जनरेटर नहीं खरीद लेते? 1.5 लाख में कमा लेते, 1.5 लाख। हाँ या नहीं? खरीद लेता कि नहीं खरीदता? कितने लोग खरीद लेंगे? अगर ऐसा बोल दे कि आज से आने वाले समय में ऐसा होगा तो खरीद लेगा लोग, लेकिन किसको मालूम है? तो भविष्य क्या है? अनिश्चित है, और जब अनिश्चित है तभी क्या है? तो एनवायरनमेंट को समझना अनिश्चित है, बहुत मुश्किल है, इसलिए बोलता है रिस्की है। यहाँ अगर अनुमान लगा लिया, यहाँ अनुमान लगता है, भविष्य का क्या लगता है? अनुमान। अनुमान लगा लिया और अनुमान सही बैठ गया तो कमा लोगे, और सही नहीं बैठा तो बर्बाद हो जाओगे। उसके बाद क्या है? सब एक दूसरे से रिलेटेड होता है।
सारा फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर्स आप पढ़ रहे थे, सब एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। और इन्वायरमेंट कौन सा नेचर का होता है, डायनेमिक। क्या होता है डायनेमिक नेचर का मतलब? हाँ, जो चेंज होते रहता है। पर्यावरण एक जैसा रहता है या चेंज होते रहता है? आज से 10 साल पहले का मार्केट का सिचुएशन और आज का मार्केट का सिचुएशन सेम है या चेंज हो गया? क्यों, क्या चेंज हो गया? आज से 10 साल पहले जो मार्केट था और आज जो मार्केट है, कंज्यूमर का सोच, कंज्यूमर का खरीदने का पैटर्न, कैसे खरीदता है कंज्यूमर, ये सब चेंज हो गया या नहीं हुआ? हजारीबाग में आज से 10 साल पहले एक या दो रेस्टोरेंट था, एक या दो, आज कितने सारे खुल गए। बढ़िया दुकान ही नहीं था, आज कितने सारे खुल गए। क्यों खुल रहा है भाई? तो जैसे बोलता है वातावरण जैसे जैसे चेंज हो रहा है, दुकानदार भी अपने आप को एडवांस बनाते जा रहा है। वो जान रहा है कि इसी का डिमांड बढ़ेगा। पहले नहीं था, कोई नहीं खाता था, आज चेंज हो रहा है तो खोल रहा है लोग, और खोल रहा है, सबका चल रहा है। हाँ या नहीं? आज से 6 साल पहले देखो लाइब्रेरी की सुविधा नहीं थी, आज लाइब्रेरी इतना खुल गया आप सोच नहीं सकते। तो बोलता है इन्वायरमेंट चेंज होता है, परिवर्तन होता है। तो अगर आपको अपने बिजनेस को टिका के रखना है, जिंदा रखना है, तो आपको भी इन्वायरमेंट के हिसाब से क्या करना होगा, चेंज करना होगा। हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं। हम लोग ऑफलाइन पढ़ाने वाला आदमी प्योर ऑफलाइन वाला आदमी है, मोटा दिमाग वाला आदमी हम लोग हैं। डिजिटल समझ नहीं आया, उस समय समझ आता 2016 में हम लोग भी देखते थे यूट्यूब पे, समझ आता तो आज कहीं रहते। लेकिन हम उस इन्वायरमेंट को उस समय समझ नहीं पाए। ऑफलाइन में इतने बच्चे थे कि फुर्सत नहीं था सोचने का। दिन भर पढ़ाओ, शाम में इतना थक जाओ कि सोचने के लिए फुर्सत नहीं। तो ऐसी स्थिति में सारे लोगों के साथ यही हुआ होगा। जो ऑफलाइन वाले टीचर थे वो ऑनलाइन इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि फुर्सत नहीं किसी को, सब पड़ा है अपना पैसा कमाने में और पढ़ाने में, और सोच नहीं पाया कि मार्केट कैसा आगे समय में बिहेव करेगा, कैसे इन्वायरमेंट चेंज होगा। वो चेंज को नहीं समझ पाया, वो डायनेमिक को नहीं समझ पाया, और यही इसी कारण से वो आगे नहीं बढ़ पाया। कोई लोग थे उसमें जो समझ पाए कि नेचर डायनेमिक होगा, ये चेंज होगा वातावरण, और एक समय ऐसा आएगा जब डिजिटल का ज़माना आएगा। वो उसी समय से लगे, और कोरोना तो उनको एक अलग ही जगह पे पहुंचा दिया। उसके आगे क्या है, जटिल। अच्छा, क्या लगता है वातावरण को समझना आसान है? तुम लोग को खाली हजारीबाग भेज दें कि जाओ हजारीबाग में कॉमर्स एजुकेशन कैसा है, फ्यूचर है या नहीं है, तुम लोग स्टडी करके हमको बताओ। एक प्रोजेक्ट दे दें कि स्टडी अबाउट कॉमर्स एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ हजारीबाग कर सकते हैं। हजारीबाग के क्षेत्र में कॉमर्स एजुकेशन के लिए क्या अपॉर्चुनिटी आ रहा है, क्या अवसर है, वो हमको बताइए। तो आप स्टडी करोगे, इतना आसान है? 3 दिन जाओगे मार्केट में और घूम के आओगे, बोलोगे सर नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसको समझना जटिल है। कोई दिक्कत है? वातावरण को कोई समझ सकता है जी? सुबह धूप रहता है, शाम में बारिश हो जाती है, समझ पाओगे? किसान तो समझ ही नहीं पाएगा। समझ जाता तो फिर खेती नहीं कर देता। अगर पता हो कि आज से 10 दिन बाद तेज़ बारिश आएगी तो आज वो बीहन लगा देगा कहीं से, हाँ या नहीं? धान के लिए वो जानता है कि 10 दिन बाद पानी आ जाएगा, दिक्कत नहीं है, 10 दिन तक एडजस्ट करना है। लेकिन पता थोड़ी है। अब नहीं लगाता है, कुछ आदमी रिस्क ले लेता है और कुछ नहीं लगाता। ना भाई, रिस्क नहीं लेना है। और जब बारिश होता है तो अफसोस करता है, यार काश उस समय लगा लिए होते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो इन वातावरण को कोई समझ पाया है? नहीं समझ पाया। उसके आगे क्या है, वातावरण रिलेटिव होता है, एक दूसरे से रिलेटिविटी होती है इसमें। और वातावरण में 2 वेरिएबल होते हैं, एक माइक्रो और एक मैक्रो। ये दिखाई नहीं देता, ये दिखाई देता है, लेकिन ध्यान इस पर भी देना है और इस पर भी देना है। और आगे क्या लिखा है, वातावरण अगर है तो पर्यावरण आपको क्या देता है, कंस्ट्रेंट भी देता है, तो अपॉर्चुनिटी भी देता है। अगर रुकावटें दिया, परेशानी दिया, तो अवसर भी दिया। क्या मौसम चेंज होता है तो परेशानी हुई तो अपॉर्चुनिटी भी हुआ। किसी के लिए अवसर था, किसी के लिए समस्या था। देख लो, वातावरण जब भी चेंज होता है तो किसी के लिए समस्या और किसी के लिए अवसर। अभी जो बताया एग्जाम्पल कि अगर लाइट कट गई तेज़ तूफान के कारण, तो हम लोगों के लिए क्या आया, रुकावट। मेरा भी 3 दिन का काम रुक गया, सारे बच्चे परेशान, सब परेशान। तो किसी के लिए क्या है, अवसर, कोई मौका उसी में कमा लिया। तो ये वातावरण आपको रुकावट भी देगा तो अवसर भी देगा। किसको रुकावट दे रहा है, किसको अवसर दे रहा है, ये आपके ऊपर है कि आप उसको रुकावट मानते हो या उसको अवसर। बताओ, कोरोना क्या माना सब लोग? सब लोग रुकावट माना, लेकिन कुछ लोग कोरोना को अवसर माना। कुछ लोग कोरोना को क्या माना, अवसर। अब बताओ, मेरे कपड़े का दुकान, ट्यूशन छोड़ दो, कपड़े का दुकान है, बंद कर दिया कोविड में, रुकावट हुआ कि नहीं हुआ, बिजनेस प्रभावित हुआ। लेकिन कोई बिजनेसमैन, कपड़े का दुकानदार ही उस समय आगे बढ़ गया। कैसे आगे बढ़ा जी? वो तुरंत सोचा कि अगर ऑफलाइन बंद है तो क्या ऑनलाइन में जा सकते हैं। अमेजन से बात किया होगा, उससे कॉन्ट्रैक्ट किया कि आपका हजारीबाग के एरिया में जितना भी कपड़ा सप्लाई होगा हम देंगे आपको। अमेजन से उसका कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, पूरा कॉन्ट्रैक्ट भी बन गया, और उसी समय से वो दिमाग लगाना शुरू।
और देखा कि मेरा ऑफलाइन से ज़्यादा सेल ऑनलाइन में आ रहा है, ज़्यादा सेल आ रहा है, तो क्या किया जानते हो, दुकानें खूब बंद कर दिया। बोले जहाँ दुकानें बंद कर दो, अपने घर में गोदाम बना दिया और यहीं से ऑनलाइन कर रहा है। कुछ लोग ऐसे हो गए, बोला कि हम अब ऑफलाइन चलाएंगे नहीं, झूठ मूठ का जो शटर खोलो और 15 कस्टमर के साथ खिंच करो, नहीं 1700 देंगे भैया, बोला नहीं 1900 लेंगे, 1700 1900 1700 1900, आधा घंटा 1700 1900 चल रहा है। उसके बाद तय होगा कि नहीं बीच में 1800 में डन करते हैं, है कि नहीं। ऑनलाइन में क्या खिंच है बताओ जी, खिंच करते हैं ऑनलाइन में, कोई बार्गेनिंग, कोई बार्गेनिंग नहीं है। 1533 रुपया पसंद है ऑर्डर मारो, नहीं पसंद है अगले आगे बढ़ो, कोई खिंच है, कोई खिंच नहीं, सामान बेचो आराम से। हाँ कुछ 1-2% कंज्यूमर बदमाश होते हैं कि देखा भैया की शादी है, सूट मंगा लिया, पहन लिया और फिर वापस रिटर्न कर दे, कुछ कंज्यूमर है 1%, सब ऐसा नहीं होता है। तो 1% तो झेलना पड़ेगा क्या। अच्छा तो सब रिटर्न मेरा भी सामान करेगा कि और कंपनी वाला करेगा, तो मेरा 2-4 10-15 रिटर्न आएगा, कोई दिक्कत नहीं। आराम है कि नहीं बिजनेस का, आराम से अपना घर में पूरा गोदाम में भर दिया सामान, कोई रेंट देने का टेंशन नहीं, बिजली बिल नहीं, ना चंदा देना आपको, कुछ नहीं, ना एम्प्लॉय को सैलरी, कुछ नहीं करना, आराम से घर बैठे धंधा कीजिए, मस्त है। आपको कस्टमर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, कस्टमर आपको ढूंढ के आएगा। ऐसा बिजनेस मॉडल उस समय कोई लोग लगाया और कोई लोग ऐसे ही रह गया कि अरे बर्बाद हो गए कोरोना में। हम लोग भी उसी तरह से बर्बाद हो गए में रहे। उस समय थोड़ा सा डिजिटल हो गए रहते तो फ़ायदा होता कि नहीं होता, लेकिन उस समय समझ नहीं आया क्या करना है। उसी समय से हम लोग डिजिटल होना शुरू हुए हैं, तो अब सही जगह पहुँचे, यानी 3 साल लगा हमको सही जगह पहुँचने में। यही 3 साल पहले खोल लिए होते तो 2020 में जब कोविड आया तो अच्छा खासा बूम करते, अच्छा खासा जगह पहुँचते। यही बात आपको समझना है कि ये इन्वायरमेंट किसी को रुकावट देता है तो किसी को क्या देता है, अवसर देता है आगे बढ़ने का। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट का।